हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए इंटरमीडिएट की जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है उसमें आईसीएई के मॉक टेस्ट 1 और उसके सॉल्यूशन पे हम लोग बात कर चुके थे। नाउ हमारे पास में मॉक टेस्ट पेपर 2 भी आ चुका है, तो आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल तैयार होकर के बैठ जाइए मेरे साथ में। जहां आप लोगों ने रिवीजन एक बार अब तक श्योरली है कि पूरा कर ही लिया होगा, तो बिल्कुल पेन पेपर बुक जो भी कुछ है उसको लेके बैठिए और बहुत कम टाइम में मेरे साथ में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट 2 जो है उसको रिवाइज कर लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो बगैर टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोगों के पास में हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिवीजन ए जो कि एमसीक्यू पार्ट है। तो पहला अपने को केस बेस्ड एमसीक्यू दे रखा है और हमेशा की तरह मैं पूरा इसको नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि अपने को पता है कई सारी चीजें इसमें ऐसी होंगी जो काम की नहीं हो। तो एक बार आइडिया ले लेते हैं कि कौन से एक्ट का कहां से क्वेश्चन बनाया और उसके बाद पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर जिस पैरा की जरूरत होगी वहां पे हम लोग आने वाले हैं। तो जय एंड वीरू टू फ्रेंड फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहां से पता लग गया कि हाँ भाई ये कंपनी की बात हो रही है, बराबर। और बसंती टांगा प्राइवेट लिमिटेड, क्या बात है, शोले से इंस्पायर लग रहे हैं ये पेपर बनाने वाले। एंड गॉट इट रजिस्टर्ड ऑन 10 जनवरी 18। रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है। कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल इतना 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 दे रखा है, इशू सब्सक्राइब कैपिटल इतना दे रखा है। भाई कहना क्या चाहते हो, कंपनी एंगेज करती है वेरियस मोटर पार्ट्स व्हीकल के, और बसंती वाज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अच्छा, इनका ट्रेडमार्क है ये, ठीक है भाई। ऑफ ये इन्होंने बोला, अच्छा बसंती जो है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। एक और कंपनी सेम नाम की दे रखी है, बसंती मोटर वाला प्राइवेट लिमिटेड, जो 2016 से बनी हुई है, मतलब ओके इनके पहले से बनी हुई है और ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड भी है। कुछ दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के कि कहीं ये क्वेश्चन अपना सिमिलर ट्रेडमार्क वाले क्वेश्चन से तो इंस्पायर नहीं है, ऐसा कुछ अपने को यहां पे लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले सीधा क्वेश्चन फर्स्ट पे पहुंचता हूं, मल्टीपल चॉइस नंबर 1। इन द अबव केस सिनेरियो, ओके, what can be the most evident reason for appropriate authority to reject the application of बसंती मोटर वाला। मतलब बसंती मोटर वाला ने कोई एप्लीकेशन लगाई है, अब वो कहां मिलेगी। देखिए एक चीज तो ऊपर वाले पैराग्राफ से समझ में आ गई कि सेम ट्रेडमार्क की कंपनियां ओपन है। बसंती मोटर वाला सेकंड पैराग्राफ पे आ गया, ऑफ मुंबई केम टू नो ऑन 20 जनवरी 22 में उनको पता लगा है कि एक और कंपनी कोलकाता में रजिस्टर्ड है। इतना पढ़ते ही आपका दिमाग चलना चाहिए। वैसे आगे बोला है आइडेंटिकल नेम और बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्शन फाइल किया है और वो ऑब्जेक्शन फाइल किया है 15 मार्च 2022 को। अब बहुत क्लियर है, सबको पता होना चाहिए, सिमिलर ट्रेडमार्क के केस में आपको 3 साल, जब वो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वहां से आपको 3 साल के अंदर ये राइट मिलता है कि आप कंप्लेन कर पाए। अब ये जो कंपनी है बसंती टांगा वाली, ये रजिस्टर्ड हो चुकी है 2018 में जनवरी को, और ये दूसरी कंपनी जो पहले बनी हुई है वो कंप्लेन कर रही है 2022 में। काम ही खत्म है भाई। 10 जनवरी 2018 मतलब आपको 9 जनवरी 21 तक ही ये कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। 3 साल 9 जनवरी 21 को खत्म होते हैं, बराबर। और आप 22 में कंप्लेन कर रहे हो, तो भैया 3 साल निकल चुके, कंप्लेन का तो तुमको राइट ही नहीं है। अब ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं भाई, कहां दे रखा है, रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिफरेंट। सेकंड नंबर, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, शुड नॉट फाइल द ऑब्जेक्शन विद इन 3 इयर्स। बच्चे लोगों को मिल गया आंसर, 3 साल में आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। बाकी आंसर भी देख लेते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। बोथ द कंपनीज आर लोकेटेड डिफरेंट प्लेस, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ कंपनीज आर डिफरेंट, बिल्कुल भी नहीं। तो 3 इयर्स वाला पोर्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा पता लग गया अपने को कि हाँ भाई 3 साल में कंप्लेन नहीं किया तो मामला हाथ से गया। अगला क्वेश्चन, इन द अबव केस व्हाट ऑट टू हैव इट टाइम लिमिट। अरे बच्चे लोगों, पहले वाले के साथ ही हम तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी भी अपन ने किया कि आपको ये एप्लीकेशन कब तक लगा देना चाहिए था। अभी तो लिखा मैंने 9 जनवरी 21 ही डेट निकाली थी ना, तो ये रहा। चलिए एक साथ 2 क्वेश्चंस निपटा लिए हमने डायरेक्ट ही, 9 जनवरी 2021। चलो आगे पढ़ते हैं, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अबव केस, अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड टू द कंपनी बाय रजिस्ट्रार। अब ये पता नहीं फ्रेश मतलब आगे का क्वेश्चन अपने पढ़ा नहीं है। फ्रेश सर्टिफिकेट हो सकता है कंपनी ने नाम चेंज किया हुआ है इसके अंदर अपना, और आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द नेम चेंज एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, ओके कंपनी ने एप्लीकेशन लगाया हुआ है। आई थिंक थर्ड पैरा इसी का दे रखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। द चेंज ऑफ नेम इज सेट टू बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। अरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
ये पूछना चाह रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन से मुझे लग रहा है कि नेम चेंज कब से इफेक्टिव होता है। ये कह रहे हैं जब रेजोल्यूशन पास किया। सेकंड नंबर, चेंज नेम तब से इफेक्टिव होगा जब सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, वो एंट्री करके सर्टिफिकेट इशू होता है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। तीसरा वाला, जब आपने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट फाइल किए, सवाल ही नहीं अभी फाइल करने से क्या होगा। और लास्ट में दे रखा है जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अप्रूव करे, सवाल ही नहीं भाई, वहां पे एंट्री करने के बाद सर्टिफिकेट इशू हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमने फटाफट से आंसर्स देख लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाऊं बच्चे लोगों, 3 ही क्वेश्चन इसमें थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेम एंड अमर आर फ्रेंड्स। अच्छी बात है भाई, दोस्त है अमर प्रेम। प्रेम इज द ओनर ऑफ 3 cars. अमर इज अ रेजिडेंट ऑफ भिवाड़ी. He had to daily commute from भिवाड़ी to गुड़गांव, वहां से यहां आता है गुरुग्राम। He was using the service of various cab provider for commuting, आने के लिए वो कैब सर्विसेज यूज करता है। ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस एंड डेली टेंशन ऑफ बुकिंग अ कैब, अमर अपने फ्रेंड प्रेम को बोलता है कि भाई मुझे रेंट पे कार लेना है, टू रेंट वन ऑफ हिज कार टू हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months। कार रेंट पे लेना है, बेलमेंट जैसा कुछ नजर आ रहा है। दे म्यूचुअली एग्रीड फॉर ए मंथली रेंट ऑफ ₹8,000, 8,000 पे ये लोग तैयार हो गए। ओके, तो कुछ समझ में आया कि भाई ये एक कार जो है वो किराए पे अपने दोस्त की ले रहा है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ क्वेश्चन लग रहा है अपने को। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट, अमर कैन रिटेन द कार, नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अभी, क्या चक्कर हो रहा है देखें। तो 2 महीने के लिए कार को उसने रेंट पर लिया है 8,000। अगला पैराग्राफ कह रहा है प्रेम बॉट ए न्यू कार टू गिफ्ट हिज सन, नहीं है तो सन को कार दे रहा है, गुड्डू का मामला आ गया। या तो ये देखिए, तो ये पैराग्राफ तो मुझे काम का कुछ लग नहीं रहा है। एक नजर आप डालें जब भी पेपर करें कि हाँ भाई ये पैराग्राफ में फटाफट से देख लें यार, अपने उस क्वेश्चन के काम की चीज तो नहीं दिख रही है। तीसरा पैराग्राफ कुछ काम का लग रहा है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग द कार, प्रेम वेंट टू पेरिस फॉर 1.5 months। ओके, 1.5 महीने के लिए वो बाहर जा रहा है, 1 महीने बाद ही उसको पता लगा। और प्रेम इन्फॉर्म अमर टू रिटर्न बैक द कार एट हिज रेजिडेंस, कि मेरा कार मेरे रेजिडेंस पे भिजवा देना। ओके, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्निंग द कार, अमर ये सोचता है कि भाई क्यों ना मैं इस कार को 1 महीने के लिए और रख लूं, है ना। अच्छा, लेकिन वो इस बारे में प्रेम को इन्फॉर्म नहीं करता है और ये सोचता है कि भाई मैं उसको 15 दिन के 4,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो भिजवा दूंगा, ठीक है ना। 8,000 रुपए महीना में किया था ना, तो मैं क्या करूंगा, 15 दिन एक्स्ट्रा रख के उसको 4,000 रुपए भिजवा दूंगा। बढ़िया चीज है, फॉर एक्स्ट्रा 15 days। और प्रेम, क्योंकि प्रेम जो है वो यहाँ तो है नहीं 15 दिन के लिए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसको डायरेक्टली वैसे भी अपन वापस दे तो नहीं सकते, वो तो पेरिस के अंदर है। ओके, ये सीन है कि उसने कार 15 दिन बाद में देने का सोचा है और 4,000 किराए साथ में भेजने का सोच रहा है। अब ऑप्शन क्या है, अमर ये 15 दिन के लिए कार रख सकता है क्योंकि उसका कोई मैलिशियस, मतलब कोई बैड इंटेंशन नहीं है, बेचारा 4,000 रुपए दे भी रहा है। कुछ ठीक लगता है कि हाँ भाई, Amar being a friend of Prem is authorized to retain the car after 2 months and also Prem was not in India at that time, ठीक है। After the expiry of 2 months, the car can be retained at least for the time of 15 days when Prem was not in India, but not for the balance। 15 दिन नहीं रख सकते आप, उसके आने के बाद उसको कार देनी थी। For it was not justifiable for Amar to retain the car after expiry of 2 months, but D option is super hit, यही सबसे सही लगता है अपने को, उसका रीजन क्लियर है। देखिए 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है तो सामने वाले से बगैर कंसेंट लिए आप उससे ज्यादा कैसे रख सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, जाने से पहले जो बेलर है वो इन्फॉर्म करके गया है कि मेरे रेजिडेंस पे भिजवा देना, मैं तो बाहर जा रहा हूं, तो भैया रेजिडेंस पे भिजवा देना चाहिए था। और आप सोच रहे हो मन से ही कि 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे, वो दे दोगे, वो सब नहीं होता है। तो ये सही नहीं रहेगा इस तरह का कुछ भी उसका करना। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा, करेक्ट के अंदर गुड्डू भाई साहब आगे, गुड्डू भैया आगे भाई, गुड्डू भैया का पैराग्राफ तो सेकंड नंबर था। Prem bought a new car to gift his son on 19th birthday. Prem's son Guddu wanted to take his friend out of ride in the new car for a treat. They went the famous Labella Cafe. Guddu found a Rado watch in the cafe. उसको watch वहां पे मिल गया है, laying on the floor, जमीन पे पड़ा हुआ था। Guddu tried to find the owner of the watch, but all his efforts went to vain. नहीं मिला। गुड्डू ने उस वॉच को रिपेयर कराया 9,500 रुपए देकर के। 3 days after Guddu found the watch, he came to know about the real owner of the watch from the advertisement in newspaper, जहां पे लिखा हुआ था कि भी लॉस हो गई है उस कैफे के अंदर। Along with the reward 10,000 to the finder, 10,000 रुपया फाइंडर और लॉस गुड्स के लिए रिवॉर्ड भी डिक्लेयर था। बढ़िया बात है भाई। Guddu went the owner to return the watch. Guddu demanded ₹15,000, वो 15,000 रुपया मांगता है, as he had paid 9,500 for the repair of the watch। 15,000 रुपये उससे टोटल मांगा है। अब क्या देखते हैं अपन, ऑप्शंस क्या है। करेक्ट में पूछा है, गुड्डू हैज अ राइट टू रिटेन
राइट टू क्लेम ओनली अमाउंट स्पेंड, 9,500 ही मांग सकता है भाई, तो उससे रिपेयर किया। गुड्डू को प्राइज मनी नहीं मिलेगा। गुड्डू कैन रिटेन द वॉच टिल द ओनर पेज हिम एटलीस्ट द प्राइज मनी and the owner is not liable to pay anything to Guddu, rather he can sue Guddu for stealing the watch। तो सवाल ही नहीं, तो चोरी कहां की, उसको तो मिला है। अब बच्चे लोगों इसमें सीधा है, देखो प्राइस मनी तो अपने को मिलनी ही मिलनी है क्योंकि वो डिक्लेयर्ड है, और उसके लिए आप वॉच को अपने पास में रिटेन भी करके रख सकते थे जो आपने रखा, बराबर से। तो प्राइस मनी वाला मामला जो है वो तो अपने को दिखता है सी ऑप्शन के अंदर। अब सवाल है कि जो खर्चा किया उसका क्या। देखो रिपेयर एक्सपेंसेस के लिए हमारा सिस्टम सीधा सा कहता है कि जहां पे भी वेदर बिलमेंट प्लेज हो या फाइंडर और लॉस गुड्स हो, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी आपके हो रहे हैं ट्रेस करने में या गुड्स को लुक आफ्टर में, वो उसके लिए आप गुड्स को रिटेन करके रख सकते हो या प्राइस मनी के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिपेयरिंग का था लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा सर, लेकिन वो लुक आफ्टर करने के लिए खर्चा करना जरूरी नहीं था, आप ऐसे लेके उसको रख सकते थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन आप रिटेन करके नहीं रख सकते हो गुड्स को। रिटेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता है। हाँ, आप सूट फाइल कर सकते हो अपने 9,500 के लिए, वो मना नहीं है, लेकिन जहां तक वॉच को रिटेन करने का राइट है वो सिर्फ प्राइस मनी के लिए होगा, ये ध्यान में रखना, एटलीस्ट द प्राइस मनी। गुड्डू कैन रिटेन द वॉच प्राइस मनी, सी ऑप्शन इसमें अपने को ठीक दिख रहा है कि भाई आप हाँ अब गुड्स को लुक आफ्टर करने के खर्चे में डाले 9,500 को, पर ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं तो उसके लिए भी वो रिटेन करता अगर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की तरह अपन ट्रीट करते। पर जो ऑप्शंस अपने को यहाँ पे दे रखे हैं उसमें अपने को ये ठीक लगता है कि एटलीस्ट प्राइस मनी के लिए तो वो इसको रोक करके रख ही सकता है अपने पास में, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी के लिए वो सूट फाइल करके रिकवर कर ले, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें सबसे बेस्ट है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट दिखता है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब फटाफट वाले क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म। The instrument creating a charge or modification thereon shall be preserved for a period of, चार्ज और मॉडिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स कितने साल तक संभाल करके रखने होते हैं। बहुत सीधा सीधा सा है बच्चे लोगों, 8 years अपने को पता ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, श्रेया इज अ डायरेक्टर ऑफ श्री लिमिटेड, शी इंटेंड टू पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड हैज इंटीमेटेड द सेम टू द चेयरमैन ऑफ बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर। आपने शुरू में बता दिया था, तो श्रेया को बताइए कितना टाइम तक डिक्लेरेशन वैलिड रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप जुड़ने की अगर बात करते हैं तो जब भी आप अप्लाई करते हैं उससे 1 साल तक परमिशन जो है वो आपको अलाउ रहती है। डायरेक्ट पॉइंट है ये तो 1 year इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एनआई का क्वेश्चन लग रहा है, विच इज पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और इज ऑर्डर और पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय। आप देखो, अगर लास्ट एंडोर्समेंट फुल है मतलब किसी का नाम लिखा हुआ है तो आगे ट्रांसफर करने के लिए बट ऑब्वियस है उसको भी एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करना पड़ेगा, अपने साइन ही करने पड़ेंगे, बेयर तो कर नहीं सकता है ना, मतलब ओनली डिलीवरी से तो हो नहीं सकता है। तो जब अपना इंस्ट्रूमेंट एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है और लास्ट एंडोर्समेंट फुल में हो रखा है, मतलब किसी का नाम लिखा हुआ है, लास्ट में मेरा नाम लिखा हुआ है जयेश, अब ये मुझे किसी और को अगर ट्रांसफर करना है, नेगोशिएट करना है, तो बट ऑब्वियस है मुझे अपने उसका नाम लिख के या बेयर लिख के अपने साइन करने पड़ेंगे और डिलीवर करना पड़ेगा। तो सिंपल एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 Jan को ड्यू है, ग्रेस पीरियड कितना देना है, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो 9th का सी नंबर ऑप्शन आप सबको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। 10th पे चलते हैं। What among the following could be considered in term immovable property? Immovable property इनमें से कौन सी है? Section 3 clause 26 जनरल क्लॉजेज है। Soil for making bricks, right to catch fish, right to drain water, doors and windows of the house, और आपको नीचे कॉम्बिनेशन बना के दिया है बच्चे लोगों को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बहुत अच्छे से आप क्या करें कि इसकी एक लिस्ट बना के रखें कि कौन सी इमूवेबल में कवर है, कौन सी नहीं है। मैक्सिमम पार्ट तो आपको स्टडी मैट से ही मिल जाएगा, जैसे सोइल ऑफ मेकिंग ब्रिक्स स्टडी मैट में दे रखा है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। राइट टू कैच फिश, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है, वो भी आपका इमूवेबल के अंदर कवर है। स्टडी मैट देखेंगे तो आपको सीधा मिलेगा कि जमीन से जुड़ा हुआ जो भी उससे मिलने वाले बेनिफिट्स के अंदर ये भी इंक्लूड है, तो ये भी मिलेगा। राइट टू ड्रेन वाटर क्लियर बोल रखा है कि इमूवेबल का पार्ट है ही नहीं, बराबर से। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो अपने को बिल्कुल सही दिख रहे हैं। अब सारा मामला आता है डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस। अब ये डायरेक्टली स्टडी मैट में तो शायद नहीं है, लेकिन आईसीए आई थिंक इस पर एक बार कोई क्वेश्चन दे चुका है और उस पर मामला बहुत क्लियर सेटअप किया। देखिए, हमने एक बात बोली है कि कोई भी ऐसी चीजें जो जमीन से अटैच है और डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस जो है वो फिक्स हो जाती है। अब अपन कई बार सोच सकते हैं सर डोर और विंडो को अलग करके तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको जब आप अलग करेंगे डोर और विंडो को, तो आपको कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग को डैमेज करना पड़ेगा। देखिए,
जैसे दो तरह की खिड़कियां होती है, एक तो वो होती है ना वो पट्टी वाली जो खिड़कियां होती है जिसको अपन ऐसे ही कर्टेन की तरह से लगा देते हैं, वो मूवेबल है, आप उसको ऐसे ही उठा करके कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन खिड़की को अगर आप डोर को फिक्स करने के बाद वहां से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उस घर को डैमेज भी होने वाला है, और मेनली दे आर पार्ट ऑफ द हाउस, है ना। तो ये कंसेप्ट भी बहुत सीधा सा है कि डोर और विंडोज जब मकान की बात कर रहे हैं, मकान में लग जाते हैं तो उसी का पार्ट है, जो जमीन के साथ अटैच जो बिल्डिंग है उसी का पार्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। सो ये भी इमूवेबल के अंदर कवर रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बहुत अच्छा पॉइंट है, पहले नहीं पढ़ा है तो इसको अभी पढ़ के समझ करके जाना। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि डोर एंड विंडोज का जो पार्ट आ रहा है वो इसी के अंदर होगा। आप इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह जो पंखे लगे हुए हैं वो नहीं है, क्योंकि वो बहुत इजीली रिमूवेबल है और एक तरह से जमीन के साथ बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है, अलग से लगे हुए हैं, तो आप उसको निकाल सकते हो। ध्यान में रखेंगे आप लोग बराबर से। तो डोर एंड विंडोज की जहां तक बात आती है वो सब इमूवेबल का पार्ट ही माना जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो इमूवेबल का पार्ट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ग्रीन लिमिटेड हेल्ड हो रही है 31 अगस्त को। सपोज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी आफ्टर 2 days ऑफ एजीएम एब्रॉड जा रहा है 31 दिन के लिए। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ चेयरमैन विद इन टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ रिपोर्ट। वो एजीएम का रिपोर्ट जो अपने को देना पड़ता है, ठीक है, तो रिपोर्ट के ऊपर 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। वन ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर वहां पे कमेंट साइन बताना है बच्चे लोगों को। डायरेक्ट प्रोविजन आप लोगों को दे रखा है इसका, तो इन्होंने किया वो सही नहीं है। तो नो वाला आंसर ही पकड़ूंगा मैं। नो में चेयरमैन इज ऑथराइज टू साइन, नहीं चेयरमैन नहीं है, तो अपने पास ऑप्शन है ना, नो का एक और ऑप्शन है, डी वाला पढ़ते हैं। नो द साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर सिंस इन केस ऑफ चेयरमैन अनेबल टू साइन द रिपोर्ट शैल बी साइन बाय 2 डायरेक्टर, जिनमें से एक एमडी और प्लस साथ में सीएस के साइन होने चाहिए। ये ऑप्शन ही अपना बिल्कुल करेक्ट मिल गया अपने को, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डी नंबर एकदम फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट पे आते हैं। येलो लिमिटेड जनरल मीटिंग आर हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस इन कोची। द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग कहां पे करेंगे भाई आप? जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उधर ही करोगे भाई, और कहां करने वाले हो, सीधा सा है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। रेड लिमिटेड इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ वेरियस टेन्योर फ्रॉम इट्स मेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम। द करेक्ट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफिस। मिनिमम पीरियड क्या होगा जिसके लिए आप वो रजिस्टर मेंटेन करके रखोगे? 8 साल का ही है, इसके अंदर भी अपना प्रोविजन बच्चे लोगों। एडीआर कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। During the half year ended on September, the board of director of New Era Limited has made an application to the tribunal for revision in the accounts. बच्चे लोगों रिवीजन, ठीक है, बढ़िया सेक्शन आप लोग बात करते हैं। दो चीजें आप जो इसमें कई बार कंफ्यूज करती हैं, रिवीजन वाली भी और वो बुक्स ओपन वाली भी, जो 130, 131 में अपन पढ़ते हैं ना। तो इन्होंने ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन लगाया है रिवीजन ऑफ अकाउंट्स के लिए ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2019। अब सुनना, लगाया है इन्होंने सितंबर 21 में, यानी 21-22 में ये एप्लीकेशन लगाई है। और ये 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछले 3 साल में से कोई भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, वो ओपन करने की बात कर रहे हैं। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा 3 साल नहीं, मतलब 1 साल में कितनी बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन उस पर होना चाहिए। Further, during the year ended March 22, the board has again made an application to the tribunal for revision in the board report pertaining to the year ended March 21। बढ़िया। अब बच्चों अगली एप्लीकेशन ही मार्च 22 में ही लगाई गई है। मार्च 22 का मतलब ये हो गया कि 21-22, देखो सितंबर 21 को इन्होंने लगाया था एप्लीकेशन। सितंबर 21 को एप्लीकेशन लगाने का मतलब ये था कि आपने 21-22 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई है, और उसमें जो आप बुक्स ओपन करना चाह रहे हैं वो एक तो करना चाह रहे हैं 18-19 की, है ना, मार्च 19 को जो साल खत्म हो रहा है, और फिर आप इसी साल के एंड में जाकर के 20-21 की बुक्स भी ओपन करवाना चाह रहे हैं, है ना। एक ही साल में 2 बार एप्लीकेशन देना। अब कई लोगों को इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर एक साल में एप्लीकेशन एक ही बार दी जा सकती है। ऐसा नहीं है, एक साल में एप्लीकेशन एक से ज्यादा बार दी जा सकती है, बस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो आपने 21-22 के अंदर ही एप्लीकेशन दिया सितंबर और मार्च में, लेकिन सितंबर में आपने एप्लीकेशन दिया था 18-19 के ओपन करने के लिए, और मार्च में आपने दिया था 2021 की ओपन करने के लिए। तो परमिसिबल है ये भाई, बिल्कुल परमिसिबल है। क्योंकि अगर इसका आंसर देखो तो फर्स्ट वाला कहता है वैलिड है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन रिवीजन इन अकाउंट्स बोर्ड रिपोर्ट आर नॉट एलिजिबल। नहीं, द एक्ट ऑफ बोर्ड इज वैलिड, एप्लीकेशन मेड फॉर रिवीजन इन द अकाउंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का पूछा है आपने, इसलिए एब्सोल्युटली वैलिड। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा। आगे इनवैलिड दे रखा है तो पढ़ने का मुझे जरूरत ही नहीं है, तो इसको आप पढ़ के जाएं बहुत अच्छे से, बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। 1% कंपनी शेल फाइल ए कॉपी। 1% कंपनी के लिए कितना टाइमिंग दे रखा है बच्चे लोगों?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट 180 डेज डायरेक्ट पॉइंट आप लोगों का 180 डेज के अंदर ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, सीधा सीधा सा प्रोविजन है, इजीली लिख सकते हैं। द एजीएम शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग 21 क्लियर नोटिस और कॉल इज शॉर्टर नोटिस के लिए 95% चाहिए भाई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को। 95% डी नंबर ऑप्शन सीधा दे रखा है। एवरी कंपनी शैल पे अ पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर द ओवरड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट पे, अगर ओवरड्यू हो गया है तो 18% पर एनम, ये सीधा सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ऑड वन आपको चूज करना है तो ऑड वन तो सामने दिख गया बच्चों, तीनों ही इंटरनल एड के पार्ट हैं। प्रीएम्बल, मार्जिनल नोट और प्रोविजो जो है वो इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, तो इनसे अलग एक ही है। ऑड जो है वो हमारा डी होगा, तो डी नंबर ऑप्शन 18 का एब्सोल्युटली करेक्ट चला जाएगा, आपने को ध्यान में रखना है। चलिए 19 क्वेश्चन कहता है इज अ कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस आर ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग। हर बार क्वेश्चन रहता है लिटरल इंटरप्रिटेशन भाई। 19 का ए नंबर तो हमको पता ही चल गया अब अच्छी तरह से कि हाँ भाई जहां पे भी ग्रामेटिकल बात आ रही है तो वहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन है। 20 क्या कहता है, मीन्स दैट व्हेन टू और मोर वर्ड्स दैट आर ससेप्टेबल ऑफ एनालॉग मीनिंग आप लेकर के चलते हैं कपल्ड टुगेदर, ओके, साथ के वर्ड्स के साथ मीनिंग आपको लगाना होता है ना। वो अपना एक पॉइंट था ना, अपने क्या लिया था, परफ्यूमरी गुड्स वाला जो अपना पॉइंट था, जहां अपने लिया था भाई परफ्यूमरी गुड्स एंड टॉयलेट गुड्स, तो साथ के वर्ड से मतलब लगाते हैं, तो नॉस्क्यूटर वाला आंसर अपना ए नंबर ऑप्शन। जो अपने को सेकेंडरी रूल्स दे रखे हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे अपने पास में यही पॉइंट है, तो इजीली ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां आकर के एमसीक्यूज का बड़ा पार्ट हुआ खत्म। वाटर ब्रेक लेते हैं बच्चों, फिर आगे खटाखट से सारे क्वेश्चंस फटाफट करेंगे। आइए भाई, ठीक है, तो साथ साथ करेंगे तो बहुत फास्ट आप लोग रिवाइज कर पाएंगे चीजों को। पर्पल लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड्स फॉर इट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंगली इट हैज इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42 का क्वेश्चन लग रहा है और जाना पहचाना लग रहा है ये क्वेश्चन तो मुझे। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 55% है, फॉर विच 4 आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। बच्चे लोगों 55 लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें से 4 जो हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, जो वैसे भी काउंट नहीं होते, तो प्रैक्टिकली तो 51 ही काउंट हो रहे हैं। 4 हटा दीजिए, लेकिन 200 तक की लिमिट है इसलिए हमारी टेंशन वैसे भी नहीं है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट, यहां गड़बड़ हो गया है, सबको दिमाग में होना चाहिए ये कि जब तक एक कंप्लीट नहीं होता है दूसरा आप सेम ईयर में स्टार्ट नहीं कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट। पहला वाला ही खत्म नहीं हुआ है, कंपनी अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रही है 155% को इन देयर इंडिविजुअल नेम। पुराना क्वेश्चन है बच्चों, पुरानी आरटीपीज एमटीपीज में किधर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया है इन्होंने, बीइंग अ पब्लिक कंपनी इट इज पॉसिबल फॉर दिस कंपनी टू इशू सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, इसका आंसर तो यस में जाएगा। बच्चों सेक्शन 23 क्लियर बोलता है, 42 तो बोलता ही है कि पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। बाय डूइंग सो वेदर द कंपनी इज इन कंप्लायंस, अब कंप्लायंस है कि नहीं है उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ द ऑफर फॉर डिबेंचर इज गिवन आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। बच्चों 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि भाई इक्विटी शेयर्स के लिए आप जो कर रहे हो वो 51 ही हो रहे हैं और वो परमिसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात आती है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ द अलॉटमेंट आप दूसरा करना चाह रहे हैं तो ये परमिसिबल नहीं है, सेक्शन 42 में क्लियर बोला हुआ है, जब तक एक खत्म नहीं हो जाता आप दूसरा चालू नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात आई कि सर 200 की लिमिट है, 200 में से अगर ये 51 इक्विटी भी निकाल दें तो सर पीछे तो कम ही बचता है, और ये लोग 155 को इश्यू कर रहे हैं तो ये तो लिमिट से बाहर चला जाएगा 200 की। तो बच्चे लोगों को ध्यान रखिए, ये 200 पीपल को इश्यू करने का जो हमारा मैटर है ये हर तरह की सिक्योरिटीज के लिए अलग अलग है। इक्विटी शेयर वालों को भी 200 लोगों को इनवाइट करने का राइट है, प्रेफरेंस वाले भी 200 हो गए, सेम इसी तरह से डिबेंचर्स वाले भी 200 हो गए, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज के लिए अलग अलग 200 नंबर है। तो इसीलिए ये 51 का रेशियो अलग है, वो 200 में से या 51 हो गए, इनके लिए चूंकि डिबेंचर है तो 200 अलग है, ये 200 में से 155 कर रहे हैं, तो दोनों ही चीजें परमिसिबल है। तो पूरे में सिर्फ एक ही गलती है कि फर्स्ट को कंप्लीट किए बगैर आपने दूसरे को इश्यू कर दिया है, वो आपको नहीं करना चाहिए था, बाकी एब्सोल्युटली सारी चीजें सही है। और सेकंड पार्ट जो इन्होंने पूछा है कि अगर इक्विटी का खत्म करने के बाद अगर प्रेफरेंस का चालू किया होता तो बिल्कुल हमको कोई दिक्कत नहीं थी, इक्विटी को अलॉट कर दीजिए फिर आप ये डिबेंचर्स वाला करिए, तो बिल्कुल परमिसिबल है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें अपने को ध्यान में रखना है। आंसर भी आपको दिखा दूंगा मैं आईसीए के, एक एक क्वेश्चन हम लोग पहले पूरा आपस में डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहां से आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए बी के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। A Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholder except Mr. B
holding 500 equity share who instructed the company to deposit the dividend amount directly in his bank account। ठीक है भैया, 10% डिवेंचर मिस्टर बी ने बोला है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालो। ये वैसा ही क्वेश्चन रहा होगा बच्चों, बैंक ने डाला नहीं होगा और इन्फॉर्म नहीं किया होगा। 127 का क्वेश्चन मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द कंपनी अकॉर्डिंगली रेमिटेड द डिविडेंड, कंपनी ने भेजा लेकिन वापस से रिटर्न आ गया ऑन द ग्राउंड दैट अकाउंट नंबर जो थे वो सही नहीं थे, लेकिन कंपनी ने ये चीज मिस्टर बी को इन्फॉर्म नहीं किया। यही तो गलती है भाई, आपको डायरेक्शन फॉलो करना है और अगर वो नहीं फॉलो हो पा रहा है तो वापस शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करो भैया, नहीं तो 127 में आप रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे। तो बिल्कुल 127 का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है आपको। आंसर आपको समझ आ ही गया आप तक कि क्या गलती हुई है। नेक्स्ट में लिखा है जी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिविडेंड 10% देना चाह रही है आउट ऑफ द प्रॉफिट। कंपनी ने 910 करोड़ रुपया कमाया है, बधाई हो भाई, अच्छी बात है। कंपनी डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू जनरल रिजर्व। अरे सेम क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 123 सेक्शन क्लियर बोलता है भैया कोई मैंडेटरी नहीं है रिजर्व में ट्रांसफर करना, आपका मर्जी हो तो करो, नहीं मर्जी हो तो मत करो। तो इसीलिए बिल्कुल इनको अलाउड रहेगा कि आप बगैर रिजर्व में ट्रांसफर किए भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म हो गया बच्चों, बराबर। सी नंबर पे आते हैं। Ricky is the owner of electronic shop. Prisha reached the shop to purchase air conditioner whose compressor should be of copper. Copper का मांग रही है। As Prisha wanted to purchase the air conditioner on credit, उधार पे वो लेना चाह रही है, तो रिंकी जो है उसने डिमांड किया है गारंटी फॉर सच ट्रांजेक्शन। ओनर ने तो मिस्टर शिव है जो प्रेशा का फ्रेंड है, वो आता है वहां पे और गारंटी देता है फॉर पेमेंट ऑफ एयर कंडीशनर। रिकी जो है वो एयर कंडीशनर सोल्ड करती है पर्टिकुलर ब्रांड की, लेकिन मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं वो कॉपर वाइड इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ओहो, कॉपर का बोल के एल्यूमिनियम बेच दिया, झूठ बोल करके ले लिया गारंटी। नीदर प्रिशा नॉर शिव हैव नॉलेज अबाउट द फैक्ट इज मेड फॉर एल्यूमिनियम। बाद में फैक्ट्स का पता लगता है तो प्रिशा जो है वो पेमेंट करने से मना कर देती है। रिंकी जो है वो गारंटेड यानी शिव पर सूट फाइल करता है। एक्सप्लेनेशन देके बताइए कि लाइबल होगा कि नहीं होगा बच्चे लोगों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सीधा क्वेश्चन है, सेक्शन 142 यहां पे काम करना चाहिए, जहां पे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से अगर आपने गारंटी लिया है तो वो गारंटी एब्सोल्युटली वॉइड होगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसी पर अपने को लिखना है कि लाइबल नहीं होगा। आंसर भी देख लेंगे, यहां से जाना चाहिए। तो आप भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में लाने का ट्राई करोगे यार किधर से आंसर आया है ना, क्या आंसर होना चाहिए, फिर हम लोग अभी मिलकर चेक करेंगे। एनआईए का क्वेश्चन, शमा तो साथ में कौन है, शमा है तो परवाना कहां है। शमा मेड अ प्रमोशनरी नोट ऑफ ₹4500 पेबल टू बिहारी, ठीक है भाई, and deliver the same to Vihari on the condition that will demand payment only on the death of Kaya। वाह वाह, क्या नाम, कहां से नाम लाए भाई। शमा ने प्रमोशनरी नोट बना करके एक बिहारी को दिया है और कंडीशन ये लगाई है कि इसका पेमेंट जो है वो तब मांगा जाए जब काया को है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है बच्चे लोगों को, डेथ पे प्रमोशनरी नोट बनाना वैलिड ही होता है। उसका रीजन है कि डेथ ही एक ऐसा इवेंट है जो सर्टेन इवेंट है, अपने को पता है, ये अनसर्टेन नहीं होती। बिफोर द टाइम भले अनसर्टेन हो, अब बिफोर द डेथ ऑफ काया बिहारी ने इसको आगे एंडोर्स कर दिया है दीपक को, जिसने रिसीव किया है प्रमोशनरी नोट को गुड फेथ में। क्या बात है भाई, हमारा दीपक बन चुका है एचडीसी बच्चों, होल्डर इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 9 आप लोग जानते हो एचडीसी। और एचडीसी को ये कंडीशन वंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, डेथ वेथ का वो तो कह रहा कंडीशन हो नहीं हो, मैं तो मैच्योरिटी के ऊपर पैसा जो भी डेट है वो मांग लूंगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी दीपक ने वो प्रेजेंट किया प्रमोशनरी नोट पेमेंट के लिए, लेकिन शमा जो है उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि भैया कंडीशन हमने लगाई थी शुरू के अंदर ही कि डेथ के बाद ही पैसा मिलेगा, और अभी तक वो आदमी जिंदा है, मतलब कंडीशन भी लगा रखी है और साथ में मैच्योरिटी डेट भी है, तो जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक आप पैसा ले नहीं सकते। लेकिन इसने तो मैच्योरिटी पे प्रेजेंट कर दिया कि लाओ मेरा पैसा। अब सवाल है क्या दीपक यहाँ पैसा शमा से ले सकता है क्या बच्चों? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्सन, देखो कंडीशनल बिल हमारे इश्यू होते हैं, 47 वाला सेक्शन नहीं का कहता है कि आप इश्यू कर तो सकते हो, लेकिन एचडीसी पर वो नहीं लगने वाला भैया। एचडीसी के हाथ में पहुंच गया तो इवन विदाउट फॉलोइंग कंडीशन वो पैसा रिकवर कर सकता है, ऐसा कुछ प्रोविजन है अपने पास में। आइए वक्त आ गया है कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट के सॉल्यूशंस में यहां पे दिखा दूं, आइए चेक कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये तो अब आंसर्स हैं, ये अपन ने देख लिए हैं, आप लोग भी चेक कर लेना, उम्मीद है सही हुए होंगे बराबर। चलिए फर्स्ट का ये अगर देखें, प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा मैंने आपको बोला था, तो पहले बच्चे लोगों थ्योरी समझा दिया है, 200 लोगों का लिमिट पेमेंट समझा दिया है, प्रोविजन आपको सबको लिखना आता है। मैं सीधा फाइनल आंसर पे आपको लेकर के चलता हूं। इन द गिवन केस रेस फंड करना था, 55 में से 4 क्वालिफाइड हैं, 51 पर्सन अलाउड हैं, तो यहां पे बिल्कुल आपने कंप्लायंस पूरी हो रही है।
एज पर क्वेश्चन अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट अपना करना चाह रहे हैं बिफोर फर्स्ट के, तो वो चीज परमिसिबल नहीं है, और अगर ऐसा किया तो ऑफर जो है वो पब्लिक ऑफर की तरह ट्रीट हो जाएगी। बच्चों पुराना क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अपने क्वेश्चन नोट में भी आपको ये दे रखा है, बराबर, अपना जो क्वेश्चन में आएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कंपनी गिव्स ऑफर टू डिवेंचर, अगर खत्म होने की बात कर रही है तो बिल्कुल दोनों ही प्राइवेट प्लेसमेंट माने जाएंगे, वैलिड रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात, खत्म हो गई। अगले सेक्शन पे चलते हैं। 127 क्या कहता है, वन ऑफ सच सिचुएशन वेयर, अच्छा वो अपना वाला बात थी, ठीक है। 127 मैंने आपको कहा था नॉन कंप्लायंस फॉलो हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि पेनल्टी के प्रोविजन, पेनल्टी आप लिख सकते हैं इसके अंदर बकायदा, कि आपने पेमेंट नहीं किया तो 18% पर एनम वाला, और जो पेनल्टी अपना है पर डे के हिसाब से वाला, वो अपने को लिख देना चाहिए, वो भी लिख देना चाहिए। उन्होंने नहीं लिखा है, वैसे छोटा क्वेश्चन है, सीधा पेनल्टी लिख के छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों, जैसा आपको मैंने कहा था कि 10% आपको देना है, लेकिन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे हैं तो वैसे भी कंपलसरी नहीं है, क्लियर बोल दिया, नॉट मैंडेटरी, कंपनी की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल लीगली अलाउड है। देखिए सीधा सीधा आंसर अपने को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। 142 का प्रोविजन आ गया हमारा, एज पर प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपको मैंने भी कहा था, गारंटी अगर आपने ऑब्टेन किया है मिस्री प्रेजेंटेशन से, मटेरियल पार्ट छुपा लिया तो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं, है ना। तो यहां पे बहुत सीधा सीधा सा हो गया। और वैसे इन्होंने एक और सेक्शन का रेफरेंस दिया है बच्चे लोगों कि 134 में अगर हमारा डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो आपने मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कुछ भी समझे वो किया है, इस बेसिस के ऊपर गारंटी जो ऑब्टेन हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, तो शिव लाइबल नहीं होगा, ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल वो सही है, पेशा यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मिस स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेक्शन 9 आपको मैं कह ही चुका था, एचडीसी को समझाइए। सेक्शन 41 के अंदर अपन ये भी समझा सकते हैं, बिल्कुल कंडीशनल होता है, कंडीशनल हो सकता है, लेकिन एचडीसी के हाथ में चला गया तो उसको कंडीशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां क्वेश्चन समझाया है। फाइनल आंसर देखो बच्चों, इट कैन बी सेड दैट दीपक हैज रिसीव्ड द प्रमोशनरी नोट इन गुड फेथ, ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसका राइट कंडीशन से अटैच नहीं होगा, मतलब इंप्रेस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। एंड दीपक कैन रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन प्रमोशनरी नोट फ्रॉम द शमा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां आकर के आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, बराबर। चले बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे चलने, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। और क्या है सेकेंड क्वेश्चन, कहता है रश्मिका लिमिटेड रिसीव शेयर एप्लीकेशन ऑफ 50 लाख ऑन 1/6/2021, ठीक है भाई, बढ़िया चीज है। 1 जून को पैसा मिला बट फेल टू अलॉट, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो बच्चों आपने को दे रखी है उसमें ये फेल हो गए, 60 डेज में था, नहीं तो वो 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना चाहिए था, वो सब फेल हो गए। शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 लाख रुपीज रिसीव फ्रॉम मिस्टर कुमार, अ कस्टमर, वॉज रिफंडेड बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट कर दिया उन्होंने, उसका जो कंपनी से उसका कोई अमाउंट ड्यू था, तो 30/7 को जाकर के इन्होंने क्या किया, उसको बुक एडजस्टमेंट में सेट कर दिया 2 महीने के अंदर ही, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रश्मिका लिमिटेड, क्या बात है, साउथ की पिक्चरों से इंस्पायर है, रश्मिका का नाम डाला है। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रश्मिका लिमिटेड रिपोर्टेड टू बोर्ड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ 50 लाख को आपको डिपॉजिट ट्रीट करना चाहिए। क्या बात है बच्चों, डिपॉजिट रूल, सेक्शन नंबर रूल 2 के जो पॉइंट्स है उसमें आ रहा है, एप्लीकेशन मनी अगर आपने टाइम पीरियडली रिफंड नहीं किया है तो क्या वो डिपॉजिट की तरह ट्रीट हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए, लिखा हुआ है सेक्शन में क्लियर कट। एंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन एप्लीकेबल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने ये टाइम पीरियड 39 में भी आप पढ़ के आते हो, इस सेक्शन के साथ भी दे रखा है, अगर आपने पैसा वापस नहीं किया है तो बट ऑब्वियस है कि आपको इसको डिपॉजिट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अब जहां तक ये बात आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा 50 लाख जाएगा बच्चों, हमने कहा सर 5 लाख तो रिफंड कर दिया तो 45 जाना चाहिए। 5 लाख रुपया मिस्टर कुमार का एप्लीकेशन मनी था जो कंपनी ने एक बुक एंट्री में एडजस्ट कर दिया, उससे कुछ पैसा मांगते होंगे, वहां उसका पैसा एडजस्ट कर दिया, ये परमिसिबल नहीं है, इसको रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी माना ही नहीं जाएगा, ये तो आपको रिफंड ही करना है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो पूरे 50 लाख डिपॉजिट की तरह ही माने जाएंगे, एडजस्टमेंट जो है वो अलाउड ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये पूरा रूल 2 अभी अपन देख भी लेंगे आंसर में, वो आपको लिख देना चाहिए, ठीक है। नाउ बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134 के अंदर आपको देके रखा हुआ है, सब सेक्शन 5 पूरा उसके 4 एलिमेंट्स हैं, वो आपको कोई भी 4 वाले जो है आप लिख दें, नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, एजेंसी का क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि भाई इन केसेस में एजेंसी टर्मिनेटेड माननी है कि नहीं माननी है, वो देख लेते हैं। ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ, ए बी को अथॉरिटी देता है अपना लैंड सेल करने के लिए और उसमें से खुद का पैसा लेने के लिए। बच्चों लोगों, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट आउट ऑफ द प्रोसीड, जो भी डेट ड्यू है
और ए आफ्टर बाद ए बिकम इनसेन, ए जो है वो बाद में हो जाता है इनसेन। तो दिस इज कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, और अपन जानते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट इररिवोकेबल एजेंसी होती है और इस तरीके से वो रिवॉक नहीं होती है जब तक स्पेसिफाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, ये अपने को ध्यान रखना है। सेकंड वाले में ए ने बी को अपॉइंट किया है एजेंट, ठीक है भैया, अपनी लैंड बेचने के लिए उसने अपॉइंट कर दिया है एजेंट। फिर क्या हुआ है, टू सेल एज लैंड बी अंडर ऑथोरिटी ऑफ ए अपॉइंट सी, क्या बात है, बी ने ए की ऑथोरिटी के अंदर सी को अपॉइंट कर दिया है एज एजेंट ऑफ बी। बच्चों सब एजेंट का हमारा सीधा सीधा सा जो प्रोविजन है सेक्शन 191 होना चाहिए वो लग गया। ए ने बाद में अपना ऑथोरिटी रिवोक कर लिया है, लेकिन सी का नहीं किया है, तो सी का क्या होगा बच्चों, एजेंट का अगर गया रिवोक हुआ तो उसने जिसको अपॉइंट किया था सी, उसका भी रिवोक हो जाएगा, दोनों का रिवोकेशन होगा इसके अंदर। अभी आंसर चेक करेंगे, दोनों का रिवोकेशन होने वाला है, बराबर। डी कहता है ए साइन हिज नेम ऑन अ ब्लैंक चेक विद नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, और उसने वो बी को दे दिया और 3000 रुपया भरने का ऑथोरिटी दिया था, बी ने उसमें 5000 रुपया भर दिया है। बी ने उसको आगे सी को एंडोर्स कर दिया जिसने गुड फेथ में पूरा कंसिडरेशन ले भी लिया है। अब आपसे पूछा गया कि क्या सी यहां पे पूरा पैसा रिकवर बी या ए से कर सकता है क्या। बच्चे लोगों, अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग नहीं होती यहां पे तब तो आप कर सकते थे, लेकिन सेक्शन 130 अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिखा हुआ आ जाए तो इवन एचडीसी के हाथ में भी अगर पहुंच जाए तो भी टाइटल डिफेक्टिव ही माना जाएगा और उसको पैसा रिकवर करने का, फुल अमाउंट रिकवर करने का राइट नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आइए आप लोगों को दिखाता हूं मैं। चलिए आपको आंसर्स यहां से मैं दिखा देता हूं बहुत फटाफट से, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। फॉलोइंग कैटेगरीज आपसे पूछी है, तो ये रहा अपना वो पॉइंट बच्चे लोगों जो आपको मैंने कहा था। हाँ, रूल 2(1)(c) के हिसाब से सीधा सीधा सा 60 डेज के अंदर आपने अगर अलॉटमेंट नहीं किया तो अगले 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर देना चाहिए। अदरवाइज सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट अंडर दिस रूल। और खास बात बच्चों देखो, कोई भी एडजस्टमेंट किसी अदर पर्पस के लिए करोगे जैसे इन्होंने किया तो वो रिफंड में काउंट नहीं होगा और पूरा 50 लाख जो है वो एज डिपॉजिट मान लिया जाएगा। ये देखिए अपने को ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट आंसर आपका ये पड़ा और क्लियर इन्होंने बोल दिया, हेंस द कंपनी सेक्रेटरी जो है ट्रीटेड होल 50 लाख एज डिपॉजिट। क्लियर, ठीक है। और वो भी अपना समझा दिया कि जो आप रिफंड कर रहे हो, जो आपने एडजस्टमेंट किया वो रिफंड नहीं माना जाएगा, तो 5 लाख का जो आपने एडजस्टमेंट किया वो रिफंड में नहीं होगा और इसलिए पूरे 50 लाख को अपने को डिपॉजिट ही मानना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बच्चों डायरेक्ट सेक्शन है, ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। कोई भी 4 पॉइंट पूछे तो आप लोगों को इनमें से लिख देने चाहिए। नेक्स्ट पे आता हूं। जैसा आपको मैंने कहा था एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का मैटर हमारा था और सेक्शन 202 यहां पे काम कर रहा है। तो वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो उस केस में एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड, वो नहीं होगी टर्मिनेटेड। ये अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो क्लियर हो गया, एज पर फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन इट कैन नॉट रिवोक हिज ऑथोरिटी नॉर इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसेनिटी। इंसेंट भी हो गया तो भी ये रिवोक नहीं होगी, वो बेच करके अपना पैसा रिकवर करेगा, बाकी उसके लीगल हेयर को दे देगा, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ध्यान में रखना है। सब एजेंट 191 210 भी लगता है साथ में। क्लियर बात थी बच्चे लोगों, पहले सब एजेंट का मीनिंग समझा दिया। 210 में लिखा हुआ है टर्मिनेशन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ एजेंट कॉज द टर्मिनेशन, बाकी रूल्स पे डिपेंड करता है, ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट, सारे सब एजेंट भी जाएंगे। तो यहां पे अगर ए का एजेंसी रिवोक होता है उसका रिजल्ट ये होगा कि बी का एजेंसी भी रिवोक हो जाएगा। हाँ, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सॉरी, ए रिवोक द ऑथोरिटी ऑफ बी, तो बी का खत्म हुआ, बी एजेंट है तो सी का भी खत्म हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सा अपना मैटर था। फिर नॉट नेगोशिएबल 130 में बच्चों पूरा पहले तो नॉट नेगोशिएबल समझाने के बाद ये देखो कैन नॉट बी नेगोशिएट, द होल्डर ऑफ सच अ चेक कैन नॉट एक्वायर टाइटल फ्रॉम द ट्रांसफरर। इवन एचडीसी क्यों नहीं हो, वो यहां क्वेश्चन समझा दिया। हमेशा की तरह प्रोविजन क्वेश्चन फाइनल आंसर, in the light of above fact and provision, C is not entitled to recover the full amount from A or B or C cannot acquire a title better than the transferor। तो बहुत क्लियर पॉइंट है बच्चों, जब भी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आ जाए तो इवन एचडीसी भी अगर है तो हैव नॉट गेट एनी बेटर टाइटल, कोई बेटर टाइटल उसको नहीं मिलने वाले हैं। ये मेन आपको कई बार क्लास के अंदर मैंने नॉट नेगोशिएबल वाले पॉइंट को बोला भी है कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाइएगा, अच्छा पॉइंट है, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पॉइंट भी अपना यहां खत्म हुआ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3rd नंबर पे हम लोग बात को शुरू करते हैं। हाँ जी, अरे किधर गया भाई क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है,
पी क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अंडर सेक्शन 8। बच्चे लोगों क्लब समझते हैं और आगे वैसे भी आपको दे दिया, सेक्शन 8 कंपनी खुल रही है। With the object of promoting cricket by arranging introduced cricket courses at district level and friendly matches. Club has been earning surplus. Of late, the affairs of the company are conducted fraudulently and a dividend was paid to the member. यही होना था, revocation of license का क्वेश्चन होना चाहिए जैसा हमेशा होता है। Mr. Y, a member, decided to make a complaint with regulatory authority to curb the fraudulent activities by cancelling the license given to the company. अब बच्चे लोगों को 3 सवाल अपने से पूछे गए। सबसे पहला ये बताइए कि एनी प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस, इफ सो हाँ बिल्कुल है भाई, रिवोकेशन हो सकता है। अगर कंप्लायंस पूरी नहीं की है, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए लाइसेंस मिलता है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग मेंबर्स होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो कमाओगे वो आप वापस से उसी बिजनेस के, मतलब उसी सोशल कॉज के प्रमोशन के लिए लगा दोगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाइसेंस कैन बी रिवोक, बट रिवोक से पहले हियरिंग का चांस अपने को देना है, नोटिस वोटिस देना है, आपको पता ही है। वेदर द कंपनी में बी बाउंड अप, यस, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर जरूरत पड़ी तो 3 तरह के ऑर्डर आप जान सकते हैं, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लग जाएगा कंपनी के नाम के साथ, या बाउंड अप स्टार्ट हो जाएगा, या सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में इसका अमालगमेशन भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या ये कंपनी मर्ज हो सकती है क्या? किसके साथ? जेड नेट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। बिल्कुल भी नहीं हो सकती भाई, क्योंकि जो मर्जिंग है वो होगा सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी के लिए, जो कि जेड नेट नहीं है। तो ये वाला मर्जिंग भी परमिसिबल नहीं है। सीधा सीधा एकदम आसान सा क्वेश्चन बचे लोगों सेक्शन 8 का, जो लगभग सभी पढ़ करके जाते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। XYZ एंड एसोसिएट्स, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाज रीअपॉइंटेड। क्या बात है, लगता है क्वेश्चन अपना आ गया है। कहां से? ऑडिटर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। XYZ Associates, a firm chartered accountant, reappointed as auditor of the annual general meeting of ABC Limited, जो held होती है 30/9 को, ठीक है। However, the board of director recommend to remove them before expiry of their term by passing a resolution in the board meeting. इसको हटाना चाह रहे हैं, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 इसमें अपना लगना चाहिए बराबर से। चलिए फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली हैविंग गिवन कंसिडरेशन टू द बोर्ड रिकमेंडेशन, कंपनी जो है वो उसको रिमूव करती है जनरल मीटिंग में, जो हुई है 25 May 2022 को, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग बिफोर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लिया इन्होंने बराबर से। अगर 1401 आपको याद है तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको याद आ जाना चाहिए। आपको बताना है कि इसको हटाना जो है, एग्जामिन करिए कि रिमूवल करना यानी हटाना वैलिड है कि नहीं। अब बच्चे लोगों को प्रोविजन अपने को पता है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, वो भी एसआर से पहले। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आने के बाद 60 डेज का आपके पास में टाइमिंग होगा, जिसमें आप एसआर पास करके इसको हटा सकते हो। कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, इस वजह से ये इनवैलिड होगा। इसका एक्सपल्शन, इसका रिमूवल जो है वो वैलिड नहीं है। अभी आंसर अपन देख भी लेंगे, लेकिन अपने को समझ में आ गया कि आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते। एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस विद रेस्पेक्ट ऑफ देयर वैलिडिटी, स्टेट योर आंसर विद रीजन। ठीक है भाई। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन मेंशनिंग एक्सप्रेसली पेबल ऑन डिमांड के ऊपर है। द बिल विल बी एट मैच्योरिटी फॉर पेमेंट फॉर एक को इफ प्रेजेंटेड ऑन 1/1। अब बच्चे लोगों सीधा सा है, एक को बिल प्रेजेंट कर रहे हो और 4 को मैच्योरिटी आप बोल रहे हो, ये तभी होता है जब बिल एट टेबल ऑन डिमांड नहीं हो, है ना। अगर टाइम बिल है अपने पास में, 2 तरह के बिल आप लोग जानते हैं, डिमांड का होता है, एक ऑन टाइम होता है। टाइम वाले पॉइंट्स के अंदर ग्रेस पीरियड मिलता है, डिमांड वाला तो जब डिमांड किया फर्स्ट को ही पेमेंट मिलना चाहिए। सो यहां पे ये गलत है, पेमेंट एक को ही होगा, 4 तारीख को प्रेजेंट करने की ग्रेस पीरियड की इसमें जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर है, होल्डर गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल्स ऑफ टू ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट द एक्सेप्टर। बराबर से एक्सेप्टर के अलावा सारी पार्टीज को उसने नोटिस दिया है बिल के डिसऑनर का। The drawer claimed that he is discharged from his liability as the holder fails to give notice of dishonor to all the prior parties, कि भी आपने सारी प्रायर पार्टीज को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब बच्चे लोगों सेक्शन 93 इस पर काम कर देता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, चेक भी करेंगे। जो ये कहता है कि जो पार्टी प्राइमरली लाइबल है, प्राइमरी बेस पे लाइबल है, जैसे कि बट ऑब्वियस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर है तो उसका एक्सेप्टर, तो उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। आपको याद है मैंने क्लास में पढ़ाते वो कहा था आपको कि कैसा मजा आएगा, आप एक्सेप्टर को बोलोगे अरे पता है तुमने बिल को डिसऑनर कर दिया है, वो कहेगा हाँ पता है भाई मैंने ही किया है। तो उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी पार्टीज जिनको आप लाइबल करना चाह रहे हो उनको आप इन्फॉर्म करोगे। तो इस बेस पे ड्रॉवर अपनी लाइबिलिटी से नहीं बचने वाला है। ये इसमें अपन अभी पढ़ने वाले हैं, आंसर चेक करेंगे।
बच्चे लोगों को मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों जगह आपको दे रखे हैं, इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में भी है, जनरल क्लॉजेस में भी है। मीन्स जो हमारी रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स जो थोड़ी सी वाइड डेफिनेशन है, दोनों को समझा करके मीनिंग आपको डायरेक्ट दे रखा है और एक एक एग्जांपल आई थिंक दोनों के अंदर अपने को लगा देना चाहिए। ऐसा ही कुछ आईसीए का जो सेटअप तरीका है वो भी होना चाहिए। आइए आप लोगों को मैं फटाफट से इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो दिखा देता हूं, देखिएगा मेरे साथ। ये देखिए सेक्शन 8 वाला पॉइंट आ गया बच्चे लोगों को। सेक्शन 8 में पहले स्टार्टिंग आपने समझा दिया कि भाई क्या कुछ हो सकता है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड साथ में लग सकता है, ठीक है ना, और बिल्कुल लाइसेंस रिवोक हो सकता है और उसके लिए अपॉर्चुनिटी बीइंग हियर अपने को देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे इन्होंने समझा दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर चाहें तो राउंड अप भी कर सकते हैं या अमालगमेशन भी पॉसिबल है, लेकिन सेम टाइप की ही कंपनी होनी चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली। सो जेड नेट प्राइवेट लिमिटेड डिफरेंट कंपनी है तो वहां पे मर्ज नहीं हो सकता, ये अपने को समझा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 140 रिमूवल मैंने आपको बोला ही था, रिमूवल का पूरा सिस्टम अपने को समझा देना है कि तरीका क्या होता है। और यहां अपने को पैटर्न दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अप्लाई करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज के अंदर, और फिर अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर आपको एसआर पास करना है। तो कंपनी ने नहीं किया है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टेकन बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी चाहिए थी, वो आपने नहीं ली, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, आपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड अगर होता है तो उस केस के अंदर ग्रेस पीरियड अलाउड ही नहीं है, सो नॉट वैलिड, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बच्चों सेक्शन 93 आपको जैसे मैंने कहा था, होल्डर गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑल द प्रायर पार्टी एक्सेप्ट द एक्सेप्टर। तो ड्रॉवर यहां जो डिमांड कर रहा है, देखो सेक्शन क्या कहता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर टू ऑल प्रायर पार्टी अदर देन मेकर और एक्सेप्टर। प्रमोटरी नोट में मेकर को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर को, और जहां चेक अपना डिसऑनर होता है तो ड्रॉई बैंक को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है भाई, अपने को ये ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है ड्रॉवर की भाई मैं राइबल नहीं हूं, वो बिल्कुल इनवैलिड होगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, वो डिस्चार्ज नहीं होने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बराबर से क्लियर हो गया। मीन्स एंड इंक्लूड जैसा मैंने आपको कहा था, सिंपल सा डेफिनेशन दे रखा है बच्चे लोगों को, ये रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है जबकि ये थोड़ी एक्सटेंसिव है, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल यही लगाएं, है ना। जो भी एग्जाम्पल आपको इसमें रूटीन में आपको पढ़ते हुए मीन्स या इंक्लूड्स का, इवन कंपनीज एक्ट का लगाए, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि सर हमको इनकम टैक्स एक्ट का कोई सेक्शन याद है, इसका वो हम ज्यादा याद करते हैं, तो ठीक है आप वो भी लगाइए, बट प्रॉपर आंसर होना चाहिए आपका, तो एक एक डेफिनेशन इसमें आपको जरूर लगानी ही चाहिए। चलिए जी, बराबर क्लियर मैटर हुआ। आगे बढ़े बच्चे लोगों, 2 क्वेश्चन हमारे पास लास्ट बच रहे हैं, देखो बहुत फटाफट हम लोग इसको कर रहे हैं, कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। 4th का ये क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल्स के अंदर एक प्रोविजन है एनरिचमेंट, क्या बात है, सेक्शन 5 में दे रखा है, टू प्रोटेक्ट समथिंग, खूब बात की हमने इस पे। प्रोटेक्ट समथिंग होता है, इसका मतलब बता दीजिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। और डीलिंग कैसे करते हैं भाई, इसको आप या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही इंक्लूड कर सकते हो, बाद में करना है तो प्राइवेट कंपनी के केस में अपने को ऑल कंसेंट चाहिएगा, पब्लिक कंपनी के केस में एसआर पास करना रहेगा, और आपको स्पेसिफिक प्रोविजन एनरिचमेंट का आर्टिकल्स में डाल सकते हैं, पूरा पॉइंट आप समझा सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है मेमोरेंडम आर्टिकल वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन कहता है, क्रिश प्राइवेट लिमिटेड 7 मई को ऑब्टेन करते हैं 25 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन बाय ऑफरिंग इट्स स्टॉक एंड अकाउंट रिसीवेबल एज सिक्योरिटी, और 5 लाख रुपया ये ओवरड्राफ्ट लेते हैं ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ क्रिश प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट चार्ज फॉर वर्किंग कैपिटल एंड दिस ओवरड्राफ्ट। बच्चों बहुत क्लियर है, सबसे पहले तो यहां आपको चार्ज की डेफिनेशन जो है वो लिख देनी चाहिए, है ना। चार्ज वाला जो अपना चैप्टर है तो वहां से सेक्शन 2 क्लॉज 16 के अंदर इसका जो डेफिनेशन है वो आपको बढ़िया तरीके से पहले डेफिनेशन लिख दो, उसमें क्लियर है। जब भी कंपनी कोई लोन लेती है जिसके बदले में अपनी एसेट को अगर चार्ज या मॉर्गेज कर रही है, तो वो इसके अंदर चार्ज में कवर होगा, और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अपने को करना पड़ेगा। तो यहां पे चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज के सारे सेक्शंस यहां पे लगने वाले हैं, अपने को ध्यान रखना है। ये फर्स्ट 25 लाख में। तो अब 5 लाख का जो पॉइंट है उसमें पर्सनल गारंटी है, पर्सनल गारंटी के पॉइंट चार्ज की रिक्वायरमेंट के अंदर कवर नहीं है। चार्ज तभी एप्लीकेबल होता है जब आप अपनी कोई एसेट को मॉर्गेज कर दें, प्लेज कर दें, या मतलब एसेट का मतलब इमूवेबल मूवेबल सारी आ गई इसके अंदर, अपन ने पढ़ा हुआ है इसके अंदर, तो दोनों ही चीजें इसके अंदर आ गया, क्योंकि अपन फिक्स चार्ज भी करते हैं, फ्लोटिंग भी करते हैं। तो स्टॉक एंड अकाउंट रिसीवेबल वाला जो 25 लाख है उस पर तो चार्ज के प्रोविजन लगेंगे, 5 लाख वाले में नहीं लगेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो डेफिनेशन देकर के आप इस पॉइंट को समझाने वाले हैं।
नेक्स्ट कहता है कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर को लेकर के मीनिंग में डिफरेंस आ रहा है। पुराना क्वेश्चन है बच्चे लोगों को, ये तो आई थिंक कैलेंडर ईयर भी पूछा होगा इसमें इन्होंने। हाँ, फाइनेंशियल ईयर को लेकर के कि क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट अलग अलग बात कर रहे हैं, तो मीनिंग एक तो बताओ, प्लस साथ में कैलेंडर ईयर इससे कैसे डिफरेंट है अपने को बताना चाहिए बच्चे लोगों को। जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, सेक्शन 321 में आपको दे रखा है उन्होंने डेफिनेशन बराबर से, और साथ में आई थिंक 366 के अंदर होना चाहिए एक डेफिनेशन। अभी सेक्शन अपन चेक कर लेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल से मार्च का सीधा सीधा सा, और जहां तक कैलेंडर ईयर की बात करेंगे तो कैलेंडर ईयर का जो मीनिंग है वो जनवरी से अपना दिसंबर जाने वाला है। एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रखी, छोटा सा आंसर बनेगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इंटरप्रिटेशन में बच्चे लोगों को हिस्टोरिकल सेटिंग आपसे पूछ लिया है, जो अदर चीजें अपन पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन की, कि कई बार हमको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखनी पड़ेगी एक्ट पास होने की, वो सब दे रखा है। छोटा क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का ये हो गया। इसका मतलब और यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस भी हम इस्तेमाल करते हैं उन कंट्रीज के जिनका लॉ हमसे मैच करता है, सिमिलर है, तो वहां के डिसीजंस को भी एज कह सकते हैं बेस हम लोग यहाँ पे कई बार इंटरप्रिटेशन में यूज कर लेते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए 4th क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के ऊपर बच्चे लोगों एक बार बात कर ली जाए। चलिए जी, तो 4th में एनरिचमेंट बच्चों डायरेक्ट प्रोविजन है, जो आपको मैंने बताया, सीधा सीधा थ्योरी लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं चार्ज का डेफिनेशन, 2 क्लॉज 16 में आपको देना ही था, मैंने बोल ही दिया था। और व्हेनेवर अ कंपनी बोरोज मनी बाय वे ऑफ लोन, भले टर्म लोन हो, वर्किंग कैपिटल हो, लॉन्ग टर्म हो, कुछ भी हो, अगर अपनी एसेट को वो सिक्योरिटी पे रख रही है, ठीक है, सच अ चार्ज इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन 77 में वैसे तो होता है रजिस्टर्ड, अंडर दिस एक्ट इस दिस चैप्टर अपने को लिखना है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्वेश्चन समझा दिया। फाइनल आंसर में बोला है बच्चे लोगों 25 लाख वर्किंग कैपिटल लोन है तो इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ चार्ज, आपको उस पर चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन 5 लाख वाले पे चार्ज क्रिएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी एंड अ पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर इज नॉट अ प्रॉपर्टी और एसेट, और वो इसके अंदर कवर ही नहीं है, पर्सनल गारंटी है। तो ये आपको ध्यान में रखना था। अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेशन देख लीजिए, जैसा आपको मैंने कहा 321, और ईयर का डेफिनेशन जो है वो 366 में है, उसका मतलब कैलेंडर ईयर से है, ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, तो जैन से दिसंबर जाने वाला है, और ये अपना अप्रैल से मार्च जाने वाला है, तो ये अपने को सीधा लिख देना है फाइनेंशियल ईयर, सीधा सा पॉइंट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों हिस्टोरिकल सेटिंग, जैसा आपको मैंने कहा था डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी का है, और फॉरेन डिसीजन भी थ्योरी का क्वेश्चन है। सीधा सीधा सा आप लोग लिख सकते हैं कि भाई जिनका एक्ट हमसे मैच करता है, जिनका लैंग्वेज वगैरह बेस जो है, जिनका जैसे हमारा लॉ जो है ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर है बहुत कुछ, तो वहां के कई सारे डिसीजन अपन यहाँ पे काम में लेते ही हैं, तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन है सीधे सीधे। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे लोगों, और आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम लास्ट। युवान लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, इनकॉर्पोरेट होती है पुणे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी वांट्स टू ब्रिंग अ पब्लिक इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्या बात है, बढ़िया। हैज अपॉइंटेड एन अंडरराइटर को अपॉइंट कर रहे हैं, सेक्शन 40 में होता है वैसे तो अपॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए, ताकि अंडरराइटर एडवाइस करता है कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से बेटर रहेगा कि कंपनी ₹1 का डिस्काउंट दे। भाई अंडरराइटर किधर से आए तुम? सेक्शन नंबर 53, शेयर अभी डिस्काउंट पे इश्यू हो ही नहीं सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, गलत बोल रहा है, नॉट अलाउड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री टू द सजेशन ऑफ अंडरराइटर। अरे एग्री भी होगा, ₹1 डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अरे गलत कर रहे हो भाइयों। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, डिसाइड वेदर द एडवाइस ऑफ अंडरराइटर इज वैलिड, नॉट वैलिड। भाई सेक्शन 53 सीधा सीधा सा प्रोहिबिट करता है, आप कर ही नहीं सकते हो। व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबव केस? अगर शेयर स्वेट इक्विटी होते, क्या बात है, सेक्शन 54 अलाउ करता है भैया। स्वेट इक्विटी में अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो अलाउड है, नॉर्मली आप इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट पे तो अलाउड ही नहीं है, 53 में प्रोहिबिशन है। दोनों सेक्शन का रेफरेंस देके बढ़िया आंसर लिख सकते हो, बहुत सिंपल, बहुत इजीली हो जाएगा। Bosch Limited is required to create a charge on its asset. However, the above charge could not be registered within 30 days. Section 77 रजिस्टर नहीं हुआ है 30 दिन में, तो ठीक है भैया, आपसे पूछा है कि एक्सटेंशन बताओ इसका क्या हो सकता है। अभी 30 दिन में नहीं हुआ तो बताओ 60 दिन में करवा लो। 60 दिन क्रिएशन से मतलब एक्स्ट्रा 30 दिन आपको और मिल जाएंगे, उसके लिए आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई, एडवर्ब ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है। बाकी ठीक है, आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा आंसर है। डिफरेंस बिटवीन इंडेमिनिटी गारंटी बच्चों, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आपका आ गया। बिल्कुल इंडेमिनिटी गारंटी वाले चैप्टर में आपको बढ़िया डिफरेंसेस देके रखे होते हैं कि यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, यहाँ 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट हमारे बन जाते हैं गारंटी के अंदर।
इंडेमिनिटी में ये पर्सन इंडेमिनिटी देने वाला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि वहां आपकी कंडीशनल गारंटी को एक्सटेंसिव होती है, साथ साथ चलती है। तो कई सारे पॉइंट्स हमारे हैं इसके अंदर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 डिफरेंसेस आपको लिख देने चाहिए। ठीक है, आखिरी है बच्चों, एसोसिएट वर्ड्स टू बी अंडरस्टैंड इन ए कॉमन सेंस मैनर। एसोसिएट अगेन नॉस्कियर वाला पॉइंट है ये। तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। 2 तरह के रूल है वैसे इसके। तो एसोसिएट वर्ड वाला तो नॉस्कियर वाला जो भी एमसीक्यू भी था, अभी आंसर बताता हूं आपको, वो अपने को लगाना है। और कई बार एडजेक्टिव जनरलीज भी इससे मैच कर जाता है, क्योंकि वहां पे भी वो अपन जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन किससे करते हैं, जो भी हमारे स्पेशल वर्ड होते हैं, वो अपना काउ और ऑक्स एंड एटसेट्रा वाला जो एग्जांपल था, बिल्कुल उस तरह का ये हो गया। कि नॉस्कियर वाला इसमें जो ज्यादा ठीक है, जिसमें अपन ने लिया था कि जहां अदर गुड्स लिखे हुए होते हैं, जैसे एक वर्ड अपन ने लिया था परफ्यूमरी वाला, जो मैंने भी आपको एमसीक्यू के टाइम के अंदर भी बोला कि परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। तो वहां पे अपन परफ्यूमरी का मतलब अगरबत्ती से नहीं लेते हैं, साथ में जो वर्ड जुड़े हुए हैं जो परफ्यूम वाले हो सकते हैं, उनसे अपन मीनिंग निकाल करके लाते हैं, फ्रेग्रेंस आती हो, या अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो आपको आंसर मैं दिखा देता हूं। आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का बच्चे लोगों, तो ट्राई अपन ने किया है कि बहुत फटाफट से इसको खत्म कर लें। ये देखिए 53, 54 का रेफरेंस बच्चे लोगों, दोनों का रेफरेंस दो, और पहले वाले में नॉट वैलिड है, दूसरे वाले में वैलिड है, अपन डायरेक्ट बात कर चुके थे। टाइम एक्सटेंशन सेक्शन नंबर 77 30 दिन में नहीं करवा पाए तो आपको 60 दिन मिलते हैं, लेकिन क्रिएशन से 60 दिन मिलते हैं, यानी कि 30 ऑलरेडी चले गए तो 30 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 आपको 30 दिन और मिलने वाले हैं। प्रोसीजर पूछ रहा है बच्चों आपसे, ये एक बार देख लीजिए। फॉर सीकिंग एक्सटेंशन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। इट शुड बी सपोर्टेड बाय द डिक्लेरेशन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, या कोई भी डायरेक्टर डिक्लेयर करे, शेल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ अदर इन्वेंटिंग क्रेडिटर, कि इससे किसी और क्रेडिटर के राइट्स को नुकसान नहीं पहुंच रहा है कि हम लेट हो गए, अब हम लेट रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है, कॉज को समझ में आता है, तो रजिस्ट्रेशन कर देगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा सा पॉइंट है, एक्स्ट्रा एडिशनल फी वगैरह इसमें लगेगी, अपने को ध्यान रखना है। खत्म हो गया। डिफरेंस आपसे बात कर ही ली मैंने, इतने सारे डिफरेंस बच्चों। कोई भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स आप लोगों को लिख करके जाने चाहिए, मतलब तैयार करके जाने चाहिए, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। आखिरी पॉइंट जैसा आपको मैंने कहा था एसोसिएट वर्ड्स वाला, ये देख लीजिए यहाँ पे नॉस्क्यूटर वाला जो पॉइंट था अपना एसोइसिस वाला, वो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, नोन बाय इट एसोसिएट्स, वो अपने को यहाँ पे दे देना है बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल आप साथ में समझा दें तो भी चलेगा। यहाँ से आंसर पढ़िएगा जरूर, है ना, क्योंकि यहाँ इन्होंने कुछ बहुत समझाया है कि भाई ये थोड़ा सा इट इज अ रूल वाइडर देन द रूल एडजस्टिव जनरीज, क्योंकि अपना जो एडजस्टिव जनरीज वाला पॉइंट है बच्चे लोगों, उससे ये थोड़ा सा वाइडर लेवल के ऊपर चला जाता है, क्योंकि वहां अपन लोग फिक्स हो जाते हैं कि जैसे डोमेस्टिक एनिमल है तो अपनी बात खाली डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर ही होती है, यहाँ अपना एरिया थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझा देना चाहिए। चलिए, तो यहां आकर के बच्चे लोगों हम लोगों ने हमारा मॉक टेस्ट 2 जो है वो जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मॉक टेस्ट फर्स्ट भी मैं पूरा सॉल्व करवा चुका हूं, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो होप्स हो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अच्छे से तैयारी करिएगा, पढ़िएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है जल्दी ही। ऑल दी बेस्ट।